नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 6 का अतीत से वर्तमान का पहला पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि मनुष्य ने औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करना सीख गया था, पत्थर के औजार, और उसका जीवन जो था मनुष्य की तरह हो गया था। वह खाना पकाकर खाने लगा, खुद को ठंड से बचाने लगा और उसके जीवन में बहुत ही विकास हुआ। तो चौथे अध्याय में पढ़ेंगे कि आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। संगठित यानी एक साथ रह कर के जीवन को जीना। खेती तो मनुष्य ने सीख ही ली थी, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के अवसर प्रदान किए। जब पशुपालन, व्यापार, यातायात होने लगा तो सुखी जीवन और सोच विचार के अवसर भी उनके सामने आ गए। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों का उस समय दाह संस्कार के तरीके के लिए सोचा जाने लगा और उसके शव को, मृतक के जो शव थे उसको मिट्टी में गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग में मिलते हैं। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था। हड़प्पा संस्कृति का जब विकास हुआ था तो उस समय मनुष्य जो था सभ्य जीवन जीना आरंभ कर दिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने नहीं रखे। उस समय पढ़ना लिखना का अभाव था, इसलिए कोई साक्ष्य नहीं रखे उन्होंने। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण का योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार हो, कला हो, धर्म हो या नगर निर्माण हो, हर क्षेत्र में उन्होंने उन्नत जीवन शैली को अपना लिया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मुहरों पर उनके लेख मिले हैं। जो सिक्के होते हैं, मुहर होते हैं, उन पे उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। उस चीज़ को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए खुदाई से जो भी सामान मिलती है उसी पर हम निर्भर है। 6ठे अध्याय में वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। जो वैदिक काल था वह बौद्धिक और आध्यात्मिक पूजा पाठ से संबंधित काल रहा है। वेदों की रचना हुई तो आरंभ में लिखित रूप में ही थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धर्म, धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वां अध्याय में हम पढ़ेंगे उन चरणों को दर्शाता है जब भौतिक जीवन के जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासन, राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। जैसे राज्य का विकास होने लगा तो सैनिक और प्रशासन, राजनीतिक गतिविधि जो भी है वह आरंभ हो गई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी नए विचार उत्पन्न हुए।
बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। बौद्ध धर्म और नए जैन धर्म, इसमें अलग अलग जो विचारधाराएं थी वह उत्पन्न हुई, जिसका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र और भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। जो बौद्धिक धर्म के क्षेत्र में बौद्धिक धर्म और जैन धर्म जो है, बिहार का क्षेत्र और भारत का क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व का प्रथम गणराज्य की और भारत की पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में ही हुई। बिहार में विश्व का पहला गणराज्य बना और फिर साम्राज्य का स्थापना भी भारत में ही हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 9वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का इतिहास। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों को से आप परिचित होंगे और जिसके पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। हमारे भारत से ही नहीं, भारत से दूर जो पड़ोसी राज्य थे उससे अशोक मौर्य ने अपना मित्रता का संबंध स्थापित किया। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत की सांस्कृतिक प्रभाव का विदेश में विस्तार हुआ। 10वां अध्याय में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हो गए। पहले तो विशाल साम्राज्य था, उसके बाद अब यह छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बट गया। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदान का क्षेत्र और प्रदान का प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इसी काल में दक्षिण भारत से भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिले हैं। 11वां अध्याय में सुदूर क्षेत्रों में भारत का प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 11वां अध्याय में बौद्ध धर्म और उसके शिल्प कला का किस तरह से विकास हुआ, इसके बारे में हम 11 अध्याय में ही पढ़ेंगे। 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाली सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम अध्याय में इतिहास के बारे में जानकारी दिया हुआ है। बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों के से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास के क्रम में एक लंबे समय तक फैली है। इसमें उत्थान पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। पहले उत्थान आता है, फिर पतन होता है, फिर प्रगति होता है, साम्राज्य का विकास होता है और फिर वही साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट जाते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी है। अगर हम इतिहास को नहीं समझेंगे तो हमें अतीत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी, और जब हम अतीत के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम आने वाले समस्याओं का समाधान भी अच्छी ढंग से नहीं कर पाएंगे। हम अतीत से क्या करते हैं तो हम अतीत से सीख लेते हैं। धन्यवाद।